नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। काफी दिनों के बाद आज हम फेस टू फेस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, काफी लंबे अरसे के बाद। हालांकि वीडियोज तो आ ही रहे थे, लेकिन जो वीडियोज थे वो विदाउट फेस थे। आज काफी समय के बाद एक बार मन हुआ है कि मैं फिर से फेस के साथ वीडियो बनाऊं, और ये क्लास 11th के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11th के इस बार जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मैंने पूरे बुक से, जो पहला बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस का, इसके अंदर से मैंने 10 प्रश्नों को निकाला है। और ये 10 प्रश्न जो हैं वो समझो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके वो 100 प्रश्नों के बराबर है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से कि सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है संविधान क्या है और यह क्यों आवश्यक होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जरूरी है, क्यों हमारे भारत में संविधान की आवश्यकता है, और इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि संविधान होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है और संविधान की आवश्यकता क्या है। सबसे पहले अगर हमारा प्रश्न है कि संविधान क्या है और यह क्यों आवश्यक होता है, तो हम इसमें सबसे पहले संविधान क्या है के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, कोई सी भी कंट्री हो जाए। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां पे संविधान का उपयोग होता है, या जनतंत्र है, गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, वहां के लिए जो सर्वोच्च कानून होता है, सबसे बड़ा जो कानून होता है, वो वहां का संविधान को ही माना जाता है। जो देश की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों, सरकार के विभिन्न अंग, आपको पता है कि सरकार के विभिन्न अंग कौन है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियों को संतुलन करके बैलेंस करने का काम कौन करता है, संविधान करता है। इसके अलावा उनके कार्य करने की प्रक्रियाओं को निर्धारित भी करता है। अब कार्यपालिका कौन सा काम करेगा, न्यायपालिका कौन सा काम करेगा, विधायिका कौन सा काम करेगा, इन सभी के कार्यों को समझाने में भी संविधान का अहम भूमिका होता है। अगर संविधान ना हो तो पता ही नहीं चलेगा कि कार्यपालिका को क्या करना है, विधायिका को क्या करना है, न्यायपालिका को क्या करना है। तो इनके कार्यों को समझाने के लिए संविधान बहुत जरूरी होता है। यह एक लिखित या अलिखित दस्तावेज हो सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का संविधान है। हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत सारे देशों में अलिखित संविधान भी है। संविधान तो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो लिखित नहीं है। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। इसके अलावा जो सरकार और जनता के बीच एक सामाजिक अनुबंध की तरह काम करता है। हमारे भारत में जो समाज है, जो जनता है और सरकार है, चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो भी हो, इनके बीच में एक सूत्र की तरह काम करता है। संविधान जो है इनको आपस में मिलके चलने के लिए प्रेरित करता है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे, क्योंकि संविधान क्या है यहां पे हमने देख लिया। आगे की स्लाइड में देखते हैं कि संविधान क्यों आवश्यक होता है। अभी तो हमने ये पढ़ा ना कि संविधान क्या है। संविधान क्या है से भी जुड़े कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। संविधान क्या है में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाया, सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में समझाया, संविधान काम कैसे करता है उसके बारे में समझाया, लिखित और अलिखित संविधान के बारे में समझाया। तो अब ये तो संविधान हो गया, लेकिन टोटल जितने भी कंट्रीज हैं क्या वो डेमोक्रेटिक हैं? ऐसा आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि सारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, सब जगह प्रजातंत्र नहीं है, सभी जगह संविधान का इस्तेमाल भारत की तरह तो नहीं होता है। पाकिस्तान को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, अब तो नेपाल को भी ले लो, चाइना के अंदर ले लो, संविधान है, लेकिन ये सब एक अलग तानाशाही से अपने देश को चला रहे हैं। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान का नाम इसमें आएगा। अब हम बात करेंगे कि संविधान आवश्यक क्यों होता है, क्यों किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, जरूरत होती है। संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण संविधान की आवश्यकता एक देश को, एक समाज को, एक राज्य को जरूरी होता है? कानूनी ढांचे की स्थापना। ये जो संविधान है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कानून को स्थापना करने में मदद करता है। यह कानून और शासन व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। आप जिस भी राज्य में रहते हो, जिस भी देश में रहते हो, वहां पे आपको पता है कि संविधान के माध्यम से कानून बनाया जाता है।
और वो कानून जो है वो समाज को बैलेंस करके चलता है, तो कानूनी ढांचे की स्थापना करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, जिससे देश जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके, देश सही तरीके से चल सके। अगर कानून नहीं होगा, अगर नियम नहीं होंगे, अगर नीति नहीं होगा, जो व्यक्ति का जो मन होगा खुला छूट मिल जाएगा, कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को गाली दे देगा, कोई किसी को लूट लेगा, कोई किसी को कुछ कर देगा। तो ये कानूनी तो है जो देश को सुचारू रूप से चलने के लिए मदद करता है। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा करता है। जैसे यह नागरिक के मौलिक अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, इसको सुनिश्चित करता है। हमें पता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, उन सभी मौलिक अधिकार को बचाए रखने के लिए संविधान जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर संविधान नहीं होगा तो आपके मौलिक अधिकार को कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। मान लो आज एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि अभी हमारे देश में बीजेपी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और इसने कुछ कानून बनाया। इसने क्या किया कि कानून बनते ही हमारे मौलिक अधिकारों को ही समाप्त कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारी तो स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया, समानता का अधिकार समाप्त हो गया, हमें शिक्षा पढ़ने का अधिकार समाप्त हो गया। लेकिन ये तो सही नहीं है। तो इसलिए संविधान जो है वो इन तरह के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो संविधान की कितनी आवश्यकता है आप समझ सकते हो। तीसरा पॉइंट आप कह सकते हो शासन के नियमों का निर्धारण। यह सरकार के विभिन्न अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, उनके सीमाओं का निर्धारण करता है। ये नहीं कि विधायक बन गए, सांसद बन गए तो जनता का खून करने लगे, जनता के साथ बदतमीजी करने लगे, शोषण करने लगे, करप्शन करने लगे। या फिर कार्यपालिका की तरफ बढ़ जाओ तो ये नहीं कि IAS IPS ऑफिसर आए, जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जबरन उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। या फिर अब हम न्यायपालिका की बात करें तो ये नहीं कि हमारा कोई केस गया जज के पास, वो उल्टा सीधा अपना ध्यान दे रहा है, कुछ भी बयान दे रहा है। तो इन सब के शक्तियों का निर्धारण करने का काम भी शासन के नियमों का निर्धारण के अंतर्गत आता है। ये सब कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो करता है कि भाई न्यायपालिका तुम्हारे पास ये अधिकार है, भाई कार्यपालिका तुम्हारे पास ये अधिकार है, भाई विधायिका तेरे पास ये अधिकार है। तो ये सब निर्धारण जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है, जिससे क्या होता है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे संविधान क्यों आवश्यक होता है। इसमें अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है लोकतंत्र की रक्षा। एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र की भी रक्षा करता है। लोकतंत्र कितना जरूरी है? लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए डेमोक्रेसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए पाकिस्तान की हालत, देखिए बांग्लादेश की हालत, देखिए कुछ दिन पहले श्रीलंका की हालत। लोग आग बबूला हो गए, सरकार करप्ट हो गया, सरकार करप्शन करने लगा, घुसखोरी करने लगा। अभी पाकिस्तान में आपने फिर से देखा, मैं बार बार पाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तान से कोई दुश्मनी है, हालांकि दुश्मनी तो हमारे पूरे देश से है पाकिस्तान का, लेकिन मैं एग्जाम्पल पे वो सटीक बैठता है। बांग्लादेश एग्जाम्पल में सटीक बैठता है, इसलिए मैं नाम लेता हूं। क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है कि वो डेमोक्रेसी को भंग करके सैन्य शासन को ले आता है। अभी वर्तमान समय में आपने बांग्लादेश में देखा, लोकतंत्र को ध्वंस किया गया, विध्वंस कर दिया गया, वहां पे सैन्य शासन आ गया। तो लोकतंत्र की रक्षा भी होनी चाहिए। एक हमारा भारत इतना बड़ा देश है, करोड़ों की जनसंख्या है, ऐसे में अगर लोगों का मान, लोगों का विश्वास हमारे भारत के संविधान से उठ जाएगा तो यहां पे तो विध्वंस मच जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी सारे धर्म के लोग रहते हैं, और कुछ बहुसंख्यक हैं, मतलब जिनकी जनसंख्या बहुत होती है, कुछ अल्पसंख्यक है जिनकी जनसंख्या कम होती है। लेकिन फिर भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है, सबको एक साथ लेकर चलने वाला पहला ऐसा संविधान है जिस देश के अंदर इतनी जनसंख्या होने के बाद, इतनी विविधता होने के बाद, अलग अलग भाषा होने के बाद, अलग अलग संस्कृति होने के बाद, अलग अलग जाति होने के बाद सभी संयोजन के साथ चलते हैं। तो ये लोकतंत्र की रक्षा करता है कौन? संविधान। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करे और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। हमने सांसद चुन लिया, हमने विधायक चुन लिया, विधायक को चुना कौन? हम जनता। अभी दिल्ली में आम चुनाव होने वाले हैं विधायक के लिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री का निर्माण होने वाला है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा रैली चल रहा है, आप बीजेपी को दो 500 यूनिट फ्री है, आप केजरीवाल को दो बस फ्री है, सब कुछ फ्री का, मतलब प्रलोभन
जनता को लुभाने का तरीका, जिससे जनता उनको वोट दे, अपना मत दे, अपना प्रतिनिधि चुने और उससे उनके सरकार का निर्माण हो। बाकी ये प्रलोभन पूरा हो ना हो ये तो आप सब बेटर जानते हो, लेकिन अब हमने प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि ने सरकार का निर्माण किया। अब सरकार का जिम्मेदारी है कि जिस जनता के वोट से वो सरकार में आई हैं या आए हैं उनके प्रति वो उत्तरदायी हो, जनता का सही तरीके से ख्याल रखे, शिक्षा का ख्याल रखे, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, उनके लिए घर, पानी, बिजली का मुहैया करवाया जाए। तो ये लोकतंत्र की रक्षा के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक न्याय और समानता। समाज के अंदर अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति, भेष, भाषा के लोग रहते हैं। यह समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और न्याय की व्यवस्था करता है। ये नहीं कि मैं ऊंची जाति का हूं, मैं नीची जाति का हूं, वो गरीब है, ये अमीर है। हमारे संविधान में ऐसा कोई है मतलब प्रावधान कि जो अमीर है वो बेटर है और जो गरीब है वो कमजोर है? नहीं। हमारे संविधान के माध्यम से समाज में रहने वाले सभी लोग एक समान है, सरकार के लिए वो सभी बराबर हैं, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। आज से कुछ 100 साल पहले आप चले जाओ तो आपको पता है कि दलित, जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबके प्रति भेदभाव का मूल्य होता था उस समय। ऊंची जाति के जो लोग होते थे इनके साथ भेदभाव करते थे। लेकिन आज के समय देखो, मैं दिल्ली में रहता हूं, हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मैं कभी बच्चों के साथ ये नहीं पूछता कि आप किस जाति से हो, किस राज्य से हो, किस धर्म से हो, मेरे को क्या लेना। जब शिक्षक इन चीजों को पूछना शुरू कर देगा तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जो है संविधान, ये इसकी भी गारंटी देता है कि समाज में सभी वर्ग, चाहे वो उच्च जाति के हो, नीच जाति को हो, निम्न जाति के हो, आदिवासी समुदाय के हो, सब बराबर है, सब समान है। इसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। आप सोच सकते हो जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इन पॉइंटों के माध्यम से अगर संविधान ना हो तो पूरा देश तितर बितर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। संघीय ढांचे को परिभाषित करना, यह भी संविधान की आवश्यकता में ही आता है। कई देशों में, जैसे भारत की ही बात कर लो, बहुत सारे देश हैं, 195 कंट्रीज, कम थोड़ी ना होते हैं फिर विश्व में। भारत में संविधान यह तय करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। संघीय ढांचे का मतलब क्या होता है? आपके पॉलिटिकल साइंस में संघीय व्यवस्था भी आपको पढ़ना है। तो संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचे में होता है एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। अब यही डिसीजन संविधान करता है कि केंद्र सरकार के पास क्या पावर होगा, मतलब प्रधानमंत्री के पास क्या पावर होगा, और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पास क्या पावर होगा। इसी के बीच में आपने अपने चैप्टर में एक समवर्ती सूची को भी पढ़ा होगा, जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं, जैसे शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। तो अब यहां पे संघीय ढांचे को परिभाषित करने में भी संविधान का अहम रोल है कि जैसे भारत की भी बात कर ले, संविधान यह तय करता है कि केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्तियां होगी, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्तियां होगी। अगला पॉइंट हमारा कहता है संघर्ष और विवादों के समाधान में मदद। कई बार आपस में ही राज्य से संघर्ष होने लगता है, कई बार केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष होने लगता है। ये कब देखने को आपको मिलेगा? जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, हमेशा दोनों आपस में लड़ते रहे। इसमें क्या होता है? विकास जो है ना वो बाधित होता है, विकास रुक जाता है, विकास में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। संविधान विभिन्न कानूनी विवादों और संघर्षों को सुलझाने के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर आपस में कोई विवाद है, कोई कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो इसमें संविधान जो है स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान निकालता है। पहला प्रश्न हमारा यहां पे समाप्त हो गया है और आशा करता हूं कि पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको फिर से पुनः अच्छे तरीके से समझाने की। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। क्योंकि अभी हम संविधान से जुड़े हुए प्रश्नों को ही कर रहे हैं, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषता अगर हम इसको लिखने में जाएं तो ये तो एक अलग ही किताब बन जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं।
क्योंकि इतनी सारी आबादियों को अगर संयोजित करके बैलेंस करके अगर कोई किताब चल रहा है, कोई पुस्तक चल रहा है, कोई नीति चल रहा है, कोई नियम चल रहा है, तो उसकी विशेषताएं भी तो बहुत बड़ी ही हो सकती है। तो देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान में से एक है। मैंने पहले वाले प्रश्न में ही बताया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज, जीवंत दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। इसकी कई विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती है। बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अन्य देशों की अगर हम तुलना करें तो हमारा संविधान बेटर होता है। नीचे भारतीय संविधान में कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे लिखित और विस्तृत संविधान। सबसे पहले लिखित और विस्तृत संविधान। हमारा भारतीय संविधान जो है वो लिखित है और बड़ा है, विस्तारित है। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसे 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग शामिल है। याद रखिएगा, एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे 470 अनुच्छेद है। एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग इसके अंदर शामिल है। यह विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। यह इसकी विशेषता है। इसके आगे की स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, दूसरा पॉइंट, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। कई सारे पॉइंट आ गए इसके विशेषता में, ध्यान से समझिएगा। संप्रभु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे वर्ड आपको पॉलिटिकल साइंस में ऐसे मिल जाते हैं एग्जाम में या बुक में या पढ़ते समय कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये शब्द का मतलब क्या है। लेकिन शब्द का मतलब जानना जरूरी है क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस है, समुंदर है। मैंने कई बार बच्चों से सुना है, आपको पता ही होगा कि आर्ट्स वाले बच्चों को ना ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि अरे आर्ट्स लेके पढ़ रहा है। साइंस वाले बच्चों को समझते हैं कि यार वो साइंस का बच्चा है। मैं खुद साइंस से पढ़ा हुआ हूं और मैं आपको बताता हूं कि साइंस जो है अगर कुआं है तो ये समुंदर है, इसका कोई छोर नहीं है। इस कारण से मुझे इसमें इतना मैं इतना इंटरेस्ट लेने लगा, मुझे इतना रुचि आ गया, बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने की इच्छा जग गई। तो आइए बताते हैं कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है और अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। किसी भी ग्रुप में नहीं है, किसी भी गुटबाजी में नहीं है, किसी भी देश के साथ मतलब कि वो नहीं है कि इसने संधि वंधि कर रखा है कि भैया हम आपके साथ लड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, स्वतंत्र है, गुट निरपेक्ष में नहीं है। मतलब कि आपको याद है ना, जब हमारा ये शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच, कैसे दो अलग अलग ध्रुव बट गए थे और इन ध्रुवों में अलग अलग देश शामिल हो गए थे। लेकिन भारत उस समय भी इन दोनों गुटों से अलग था, जिसमें वर्सा पैक्ट का नाम ऊपर आता है। आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें हम 12th में भी डिस्कस करेंगे। भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है, किसी के अंदर में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, स्वतंत्र है, अपने निर्णय ये खुद स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है। इसी को हम संप्रभु कहते हैं। ये हमारे संविधान की विशेषता है। समाजवादी, संसाधनों का समान वितरण और समाज में आर्थिक समानता सुनिश्चित की जाती है। संसाधन, रिसोर्सेज, हवा पे किसी का जोर नहीं है, पानी पे किसी का जोर नहीं है, पहाड़ पे किसी का जोर नहीं है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई तू हवा कैसे ले रहा है, पैसे दिया है, चार्ज दिया है, टैक्स दिया है, जीएसटी भरा है। नहीं, हवा फ्री है, रिसोर्सेज फ्री है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष। भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब हैं। सभी के धर्म को समान मानना, किसी के धर्म को नीचा ना समझना, किसी के धर्म से अपने धर्म की तुलना ना करना, अपने आप को बेहतर ना बताना, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, हम सभी धर्म की इज्जत करते हैं। हम हिंदू होने के बाद भी मुसलमानों के साथ उनके मतलब कि जो अभी आ रहा है रमजान वगैरह, इसमें जाते हैं। हम 25 को फ्राइडे भी मनाते हैं, मतलब कि वो क्रिसमस डे भी मनाते हैं। सबके साथ सब मिलके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबियों के साथ हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, वो लोग भी मेरे साथ मनाते हैं। तो यही तो धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। लोकतांत्रिक, जनता द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? जनता द्वारा, मतलब जनता के माध्यम से
जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। ध्यान से समझिए, जनता के द्वारा मतलब जनता ही डिसाइड करेगी शासन किसका होगा, किसके लिए, खुद अपने लिए, और जनता का ही शासन होगा। वही सरकार चुनेगी कि कौन व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेगा। इस बात का डिसीजन कौन लेगा, जनता लेगा। जनता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर अगर कोई है जनता है। लेकिन यह बात अलग है कि कभी कभी जनता को भी दबा दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा मैं आपको एक बता देता हूं कि बिहार की जो स्थिति थी, मैंने देखा बिहार के छात्रों के ऊपर किस प्रकार से लाठी बरसाई गई। अगर ये हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी है तो मैं कहता हूं कि भाई फिर तो सैन्य शासन ही लगा दो। जब तुम छात्रों के ऊपर ऐसे मतलब अटैक कर रहे हो जैसे कि वो कश्मीर के पत्थरबाज हैं, आतंकवादी हैं, उन्होंने कौन सी गुनाह कर दी, छात्र मारे गए हैं, उसमें बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। ऐसे में अगर दुनिया तो यही कहती है कि छात्र देश का भविष्य होता है, पता नहीं बिहार की सरकार को कैसे समझ में नहीं आ रहा, वो लाठियां चलवा रहा है, ठंडे पानी की बरसात करवा रहा है, ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे कि वो गुंडे हैं, मवाली हैं। अब ये तो जनता डिसाइड कर लेगी इस बार के चुनाव में। अगर जनता के साथ ऐसे दुर्व्यवहार किए जाएं तो जनता अगली बार नीतीश बाबू को उठा के ना मंच से धंच पे रख देगी। जनता ही तो सब करती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जनता सर्वोपरि है। अगर शासन व्यवस्था में खराबी है, करप्शन है, दोगलापन है, नीति नियम का पालन नहीं हो रहा है, तो जनता अगली बार उनको उठा के ना अर्श से फर्श पर ऐसा पटकेगी ना कि कमर के 4 टुकड़े हो जाएंगे। अगला पॉइंट हमारा है गणराज्य, रिपब्लिक। भारत में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ये राज शासन नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। जिसमें काबिलियत होगी, जिसको जनता चुनेगी, जो जनता के लिए है, जिसको जनता पसंद करती है, वही जनता के ऊपर शासन करेगी। और एक बात और, राष्ट्रपति जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाली बात है। कई बार कंफ्यूजन में बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वो प्रतिनिधि 2 प्रकार के होते हैं, एक विधायक और एक सांसद। ये प्रतिनिधि ही, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चयन करते हैं। हम डायरेक्टली राष्ट्रपति का चयन नहीं करते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न में, कि अब मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन भर फंडामेंटल राइट्स के बारे में याद रखना है कि आपके पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार के ऊपर कोई उंगलीबाजी नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सरकार हो, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। आपके मौलिक अधिकार को नहीं छीना जाएगा। संविधान नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान करता है। याद रखिएगा कि एक व्यक्ति जो है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, हजारों, लाखों, करोड़ों जो भारत के हैं, उनके पास 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, मतलब भारत में क्या है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तू ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, वैश्य, बनिया, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। इसके अलावा धर्म, तू हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जो भी है, जितने भी लिंग है, उनके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। जन्म स्थान पर, अब देखिए जन्म स्थान पे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा और इंसिडेंट बता देता हूं। कुछ समय पहले, आपको शायद पता न हो, लेकिन आप गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, कि महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ अत्याचार हुआ। बिहारियों को वहां पे मारा गया, ये कहके कि तुम बिहारी हो, मतलब जन्म स्थान को लेकर भेदभाव, कि मैं भी बिहार से हूं, दिल्ली में रहता हूं, है हिम्मत तो हाथ लगाओ। एक पढ़ा लिखा इंसान, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, हालांकि उससे पहले भी किसी ने लिखा, मैं उस बात पर चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने एक बात कहा, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं ला सकता। हाँ, थोड़े देर के लिए आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि दबंग, पैसे वाले, गुंडे, माफिया राज आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ताकत है ना, ये बड़े बड़े योद्धाओं को ना परास्त करके जमीन पे ला दिया है। तो वही बात है कि महाराष्ट्र में मैंने देखा, मैंने चेन्नई में देखा, मैंने केरल में देखा,
मैंने दिल्ली में भी देखा, लेकिन दिल्ली अब सुधार में है क्योंकि राजधानी है, यहाँ पे ज्यादा दिस डैट होता नहीं है। होता तो यहाँ पे भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। भेदभाव यहाँ पे भी है। आप अगर बिहार से हो तो आपको बिहारी निम्न स्तर का समझा जाता है, भले ही आप पढ़े लिखे हो, भले ही आप पैसे वाले हो, लेकिन यहाँ पे बिहारियों को निम्न स्तर समझा जाता है। तो मैं सोचता हूँ यार, जब यहाँ पे ये हाल है तो न्यूज देखता हूँ, महाराष्ट्र में ऐसा हो रखा है, तमिलनाडु में ऐसा हो रखा है, केरल में ऐसा हो रखा है, पश्चिम बंगाल में ऐसा हो रखा है। मतलब ये क्या है? ये यही तो है जन्म स्थान को लेकर भेदभाव करना। तो ये पहला पॉइंट था, समानता का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार है, हमारे साथ ये सब छेड़छाड़ नहीं चलेगा। एक बार आपके पास ज्ञान आ जाए ना, तो उसके बाद देखो ना, आप अपने मौलिक अधिकार का ऐसा, वो कहते हैं ना 3 बाण वाले, खाटू श्याम वाले, वे 3 बाण आपके नहीं, 6 बाण है आपके पास। जब उनके पास 3 बाण था तब तो दुनिया हिल गया, आपके पास तो 6 बाण है, 3 एक्स्ट्रा है। दूसरा कहता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ टू फ्रीडम। आप बोल सकते हो, आप अपने स्वतंत्रता है आपको कि आप बोल सकते हो, बोलने का अधिकार है आपको, ग्रुप बनाने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अगर गलत हो रहा है समाज में उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है। हाँ, ये बात भी है कि थोड़ी देर के बाद आके पुलिस मार डंडे से आपको सीधा कर दे और डंडे की डर से आप घर चले जाओ, लेकिन ये अधिकार है। बहुत सारी चीजें हैं हमारे संविधान में जो लिखा गया है लेकिन सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, लेकिन इसको होना चाहिए, ये होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपके फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, कि बाल मजदूरी नहीं होना, 14 साल से कम के आयु के बच्चों को नौकरी पे नहीं रखना, मानव तस्करी पर रोक, मानव के खरीद बिक्री पर रोक, किसी के अंग को खरीदना बिक्री इस पे रोक, ये सब आपके शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। अब हम आपको 3 अधिकार तो समझा चुके हैं, अगले स्लाइड में मैं आपको चौथा अधिकार समझाता हूं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं। आप मुसलमान हो, हिंदू बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको अधिकार है। आप यदि भारत के वासी हो, किसी भी धर्म को मानने का आपको पूर्ण अधिकार है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप हिंदू धर्म का प्रचार करो, आप गीता का प्रचार करो, आप रामायण का प्रचार करो, आपको जिस चीज का प्रचार करना आप इसके लिए फ्री हो। 5वां आपका अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का अधिकार है। मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, अल्पसंख्यक क्या होता है? जिसकी जनसंख्या कम होती है। इसका यह मतलब नहीं है कि जिसकी जनसंख्या कम है उसको आप दबा दो, उसको खत्म कर दो। उसको अपनी संस्कृति को कायम रखने का अधिकार है, उसको अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज नियम कानून को चलाने का अधिकार है। मतलब संस्कृति और शिक्षा बनाए रखने का उनका मौलिक अधिकार में आता है। छठा और लास्ट मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपका कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, 11th का 12th में पूछ लेता है, ग्रेजुएशन में पूछ लेता है कि संवैधानिक उपचार से आप क्या समझते हो। शुरुआत यहीं से हो गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, नींव डल रहा है यहाँ पे। यदि कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो उसे व्यक्ति अदालत जा सकता है। आपका कोई मौलिक अधिकार छीन लिया, फंडामेंटल राइट छीन लिया, इसमें से कोई सा भी, आप सीधा अदालत पहुंचो ना, सुप्रीम कोर्ट पहुंचो ना, हाई कोर्ट पहुंचो ना, लोअर कोर्ट पहुंचो ना कि भाई मौलिक अधिकार है हमारा, कैसे छीना गया। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप सरकार से जवाब मांग सकते हो कि ये कैसे, न्यायालय से जवाब मांग सकते हो कैसे हो गया ये। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है कि कोई यदि आपके मौलिक अधिकार के साथ दुरुपयोग करता है, हनन करता है, छीनता है, सीधा आप पहुंचो अदालत, वहां जाके बात करेंगे भाई, कोर्ट में आओ, कोर्ट में मिलेंगे। अब हम आगे की स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो है वो हमारा है नीति निर्देशक तत्व। ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न में आपको नीति निर्देशक तत्व को भी समझ लेना है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो सरकार को समाज कल्याण, आर्थिक विकास, समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे नियम, प्रिंसिपल हैं जो सरकार को, किसी भी सरकार को, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसको समाज में कल्याण करना, आर्थिक विकास करना, समानता लाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करता है, प्रेरित करता है। संसदीय प्रणाली, अब ये भी समझ लीजिए कि क्या होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, हमें पता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ही है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जिसमें IAS IPS आते हैं,
पुलिस वालों की सेवा आती है, सिविल सर्विसेज आता है, उसके प्रमुख प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पीएम को बनाया जाता है और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। और छठा पॉइंट कहता है संघात्मक लेकिन एकात्मक प्रवृत्तियों वाला संविधान। भारत में केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं। भारत में आपको मैंने बताया था, संघीय ढांचों के समय मैंने आपको समझाया था कि यहां पे केंद्र भी है, यहां पे राज्य भी है, दोनों की सरकारें हैं, लेकिन केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी गई। केंद्र सरकार पावरफुल है, प्रधानमंत्री पावरफुल है, नरेंद्र मोदी पावरफुल है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक शासन व्यवस्था लागू किया जा सके। अगर राज्य की सरकारें किसी गतिविधि, करप्शन, धोखाधड़ी, नीति नियमों का उल्लंघन, संविधान के नीति नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसको हटा के एकात्मक शासन व्यवस्था या फिर इमरजेंसी आपातकाल लगा के सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार शासन चला सकता है। ऐसे नियम भी बनाए गए हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका क्या है? भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। भारत का न्यायपालिका जो है, जो जजमेंट का सिस्टम है, जो अदालत का कार्य करने का तरीका है, वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में नहीं। अगर न्यायपालिका दबाव में आने लगे तो भाई तो नेता सदा चढ़ के उल्टा सीधा डिसीजन लेवाना शुरू कर देगा। कहेगा कि भैया ये कर दो, हमको बरी कर दो, हमने बलात्कार किया है हमको छोड़ दो, हमने करप्शन किया है हमको छोड़ दो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन भारत का न्यायपालिका स्वतंत्र है, फ्री है, निष्पक्ष है, किसी का डर नहीं, जो विधायिका और कार्यपालिका से अलग रहती है। विधायिका और कार्यपालिका को कहता है भैया लेन देन करो, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखो। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। देखिए भारत का सबसे ऊपर का अदालत कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। वो उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार की रक्षा करने का अधिकार देता है। मतलब हाई कोर्ट को क्या करता है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए उसको हक देता है, पावर देता है। याद होगा आपको, पावर तो इसके पास भैया इतना है, किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। अब हमारा आठवां पॉइंट कहता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन इमरजेंसी क्या है? देखिए संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। पहले तो आपातकाल समझ लीजिए। आपातकाल में क्या होता है कि जो इंसानों का अधिकार होता है, मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होते हैं, वो बहुत सारे छीन लिए जाते हैं। बहुत सारी चीजों का आपको अधिकार खो दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। सारे पावर्स जो हैं वो केंद्र के पास और राष्ट्रपति के पास चला जाता है। जैसे कि आपने इंदिरा गांधी के समय में देखा था कि कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी खान ने इमरजेंसी लगाया था। बहुत सारे लोग खान नहीं लगाते हैं, मैं लगाता हूं क्योंकि मैं वास्तविकता से रूबरू हो चुका हूं, जानता हूं उनके बारे में, उनके पति कौन थे, इनके जो खानदान है वो कैसे थे। तो खान लगाना जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ तो पति का सरनेम लगाया जाता है ना। शर्म कैसा है, आपने शादी किया तो शर्म कैसा है, आपको लगाना चाहिए श्रीमती इंदिरा गांधी खान। गांधी के साथ खान अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे इमरजेंसी जो है, आपातकाल जो है, उसको लगाने के लिए प्रावधान है कुछ। सबसे पहले तो है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। पूरा देश में जो इंदिरा गांधी खान ने लगाया था वो पूरे देश में इमरजेंसी लगाया। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है नेशनल, पूरे देश के अंदर आपातकाल लगाना, पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाना। दूसरा होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, स्टेट वाइड। अब मान लो दिल्ली में कोई दिक्कत आ गई तो दिल्ली में हमने इमरजेंसी लगा दिया, या फिर बिहार में कोई दिक्कत आ गई तो बिहार में हमने इमरजेंसी लगा दिया। पूरे देश में नहीं है, बस प्रॉपर एक राज्य में इमरजेंसी लग चुका है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब पैसे का लेन देन के ऊपर आपातकाल। स्टॉप कर दिया जाता है बैंकिंग लेन देन, ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, ये सब को स्टॉप करके, तो ये वित्तीय आपातकाल हो गया। तो मुख्य रूप से आपको समझना है कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए, राज्य आपातकाल प्रॉपर एक राज्य के लिए, वित्तीय आपातकाल जिसमें आप पैसे का लेन देन जो वित्त होता है इसके ऊपर इमरजेंसी लग जाती है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मूल कर्तव्य। अब क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर 4 नंबर में पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताएं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान के अंदर 11 अलग से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसमें संविधान का पालन करना,
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना आदि शामिल था। 11 मूल कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 10वां पॉइंट कहता है लचीलापन और कठोरता। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि लचीलापन, हमारा संविधान जो है वो लचीला है, कठोर भी है। लचीला इसलिए क्योंकि समय समय पर इसके अंदर एडिट होते रहे, संशोधन होते रहे। संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत सरल, ये दोनों बातें हैं। बहुत कठोर भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत इसे समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो ना कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जो हमारे संसाधन थे, देश की व्यवस्था थी, देश की जनसंख्या थी, आर्थिक व्यवस्था थी, जो विचार थे, संस्कृति थे, खान पान थे, रहन सहन थे, उससे आज हम कितना ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो ये डेवलप होने के साथ साथ इन संविधान के कानूनों में भी तो बदलाव होना चाहिए ना। तो वही है कि लचीलापन और कठोरता। 11वां नंबर हमारा कहता है पंचायती राज और नगर पालिका। देखिए बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें समझाया है, याद रखिएगा। जो मैं 10 प्रश्न आपको बता रहा हूं, ये 10 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपको पूरे बुक का ना निचोड़ के जूस निकाल रखा है। तो यहां पे मैं 11वां पॉइंट पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में बता देता हूं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73वें और 74वें संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अभी आपको ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक पढ़ना है, याद रखिएगा। 1992 द्वारा कब हुआ 73वां संविधान संशोधन और 74वां 1992। ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसी के माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे स्थानीय स्वशासन मजबूत हुआ। स्थानीय लोकल गवर्नमेंट, जो अब हर जगह हमारे प्रधानमंत्री तो जा नहीं सकते, हर जगह हमारे मुख्यमंत्री तो जा नहीं सकते, इसलिए तो ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ ना, लोकल गवर्नमेंट का निर्माण हुआ कि वो अपने स्तर पर वहां के लोगों का भला कर सके। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है एकल नागरिकता। यह भी महत्वपूर्ण है। अब यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता होती है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत में सभी नागरिकों को केवल भारतीय नागरिकता दी जाती है। यहां पे दोहरी वोहरी नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी नहीं है। भारत में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकता होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात कर ले तो वहां पे आपको दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 हमारा कहता है संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण आने वाला प्रश्न जो आपके फाइनल में पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्या इसका इंपोर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। किसी भी चीज की जो आत्मा होती है ना, जो उसका सोल होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से संविधान की जो आत्मा है वो संविधान की प्रस्तावना को माना जाता है। यह संविधान के उद्देश्यों, सिद्धांतों और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, उसके आदर्श क्या हैं, इसको बड़े ही मतलब शॉर्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान किन मूल्यों और दर्शन पर आधारित है और इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करना चाहता है, इसके क्या काम है, ये किस काम के लिए बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहले तो महत्व में हम बात करेंगे संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करती है। संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों के लिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, इनका उद्देश्य क्या था, उसके मतलब को, उसके मीनिंग को स्पष्ट करने का काम संविधान की प्रस्तावना में नंबर 1 पे आता है। प्रस्तावना यह बताती है कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को स्थापित करता है। ध्यान से समझिएगा,
प्रस्तावना क्या बताता है? संविधान की प्रस्तावना बताता है, खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्रस्तावना बताता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करना है। हमारे भारत देश के अंदर न्याय संगत होना चाहिए, इसके अलावा स्वतंत्रता होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लोगों के बीच में फ्रेंडशिप, बंधुत्व होना चाहिए, जिससे देश में लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था बनी रहे, देश बैलेंस रहे। देश के अंदर लड़ाई झगड़े, नीति नियम को लेके, कानून को लेके, या असमानता को लेके, या छुआछूत को लेके व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। ये हमारा पहला था। अब हम आपको दूसरे की तरफ लेके चलते हैं कि संविधान की मूल आत्मा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की प्रस्तावना भारत की शासन प्रणाली की दिशा तय करता है। संविधान का प्रस्तावना जो है वो भारत का शासन प्रणाली, कैसे कार्यपालिका काम करेगा, सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये किस प्रकार से काम करेगा, वो उनके मूल्यों को दर्शाता है, जिसपे संपूर्ण संविधान आधारित है। इसका बेस है, आधार है संविधान की मूल आत्मा, इसलिए इसको कहा गया है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये संविधान में सरकार के तीनों अंगों को कार्य करने के तरीकों, प्रणाली, व्यवस्था, प्रिंसिपल, सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक स्वरूप को परिभाषित करती है। देखिए, प्रस्तावना यह भी बताता है कि भारत एक संप्रभु है। मैंने आपको संप्रभु के बारे में समझाया था, ये किसी भी गुट में नहीं है। संप्रभु का मतलब भारत अपने फैसले को स्वतंत्र रूप से ले सकता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी संप्रभु भारत किसी भी बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र है, आजाद है। ये किसी के पक्ष में नहीं और किसी के विपक्ष में नहीं है। ये अपने देश के हित में फैसले स्वतंत्र होकर ले सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। यही हमारा संप्रभु कहलाता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है समाजवादी, सोशलिस्ट। देखिए, संसाधनों का समान वितरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है, ये भी हमने बात किया था। धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पहले के क्वेश्चन में। इसके अलावा लोकतांत्रिक और गणराज्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें वापस हमने दोबारा इस प्रश्न में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इस प्रश्न में भी तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हमने पहले भी चर्चा कर रखा है। हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नागरिकों के अधिकारों के मूल्यों की सुरक्षा। जो देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, बंधुत्व और भी बहुत सारे बुनियादी सिद्धांतों की गारंटी देता है, जो लोकतंत्रों का मूल तत्व है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण मानी जाती है। संविधान की व्याख्या में सहायता करता है, संविधान को समझने में और समझाने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संविधान ने किसी अनुच्छेद या कानून की व्याख्या करने में संदेह हो तो सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यदि संविधान ने किसी भी अनुच्छेद में, नीति में, नियम में, कानून में व्याख्या करने में, उसको डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम आ रही है, संदेह हो रहा है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनकी प्रस्तावना को मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जा सकता है या फिर कर सकते हैं। छठा पॉइंट कहता है संशोधन की दिशा निर्धारित करती है। हमारे संविधान को कई बार संशोधित किया गया, समय समय पर इसे संशोधित किया जाता है, तो संविधान के संशोधन को प्रस्तावना में निहित मूल्यों के अनुरूप ही किया जाता है। मतलब अगर संविधान में संशोधन करना है तो संविधान के अंदर बताए गए नियम कानूनों के माध्यम से ही आप उसको कर सकते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, बंधुत्व जैसे शब्दों को जोड़ा गया, जो मैंने आपको पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था कि 11 चीजों को जोड़ा गया था, जो संविधान के मूल भावना को और अधिक स्पष्ट करती है, फ्रेश करता है, जिससे लोग इसको समझ पाए। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, फोर्थ प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है। मतलब संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका महत्व क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग चौथा, वे सिद्धांत हैं, वे प्रिंसिपल हैं जो सरकार को नीति निर्माण, मतलब नियम के निर्माण और शासन व्यवस्था के संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। शासन व्यवस्था के मार्गदर्शन कहने का मतलब है कि कैसे हमें अपने डेमोक्रेटिकल देश को सुचारू रूप से चलाना है, इसके लिए एक रास्ता दिखाता है। ये तत्व
आयरलैंड से संविधान से प्रेरित है। मतलब कि आपको तो पता है कि हमारा भारतीय संविधान उधार का कटोरा या उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमने कई अलग अलग देशों से बहुत सारी चीजों को उठा के अपने अंदर जोड़ा है। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से उठाया गया था। और भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि समाज को और बेहतर करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है ये अहम भूमिका के रूप में काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि अहम भूमिका निभाता है। अगली स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं नीति निर्देशक तत्व का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या अच्छाइयां हैं। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसके सबसे पहले नंबर में लिखना है कि नीति निर्देशक तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने। राज्य कहने का मतलब यहां देश से है, जहां सरकार नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करे। सामाजिक उत्थान मतलब एक समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को और ऊपर की ओर प्रेरित करना। आर्थिक उत्थान कहने का मतलब है नौकरी या फिर रोजगार, फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाना जिससे लोगों के आर्थिक स्थितियां सुधार हो। तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के अंतर्गत आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक और आर्थिक न्याय। इन तत्वों के उद्देश्य समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाना और गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता को कम करना है। देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय कहने का मतलब कि एक समाज में सभी लोग एक समान नहीं होते। कुछ पैसे वाला होगा, कुछ गरीब होगा, कुछ मध्य वर्गीय होगा, कुछ निचली जाति का होगा, कुछ उच्च जाति के होंगे। इन सभी के लिए समान रूप से काम करना, खासकर जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको न्याय दिलाना, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और गरीबी को हटाना, बेरोजगारी को दूर करना, आर्थिक असमानता को कम करना। जैसे समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद 39 से है। समान वेतन की व्यवस्था क्या है उसे समझ लीजिए। यदि एक काम को करने वाले किसी भी लिंग के व्यक्ति हों, उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। जैसे मैं पुरुष हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाने के एवज में एग्जाम्पल बता रहा हूं 25,000 रुपए पर महीने मिल रहा है। सेम काम यदि कोई महिला भी कर रही है तो उसे भी 25,000 रुपए ही वेतन मिलेगा। मतलब समान वेतन की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 43 से। श्रमिक मतलब मजदूर, जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जो वर्कर हैं, उनके हितों की रक्षा भी होनी चाहिए। तो ये सब सामाजिक और आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है मौलिक अधिकारों को पूरक बनाना, फंडामेंटल राइट्स को पूरक बनाना। हालांकि मौलिक अधिकार नागरिकों को कानूनी संरक्षण तो देता ही देता है, ये हमने कई बार पढ़ लिया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नागरिकों को, आम जनता को कानूनी संरक्षण देता है। लेकिन निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है, उन अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता करता है। नीति निर्देशक तत्व जो है उन्हीं अधिकारों को, उन्हीं प्रिंसिपल को, उन्हीं सिद्धांत को, उन्हीं कानूनों को और बेटर तरीके से समाज में इंप्लीमेंट करने में काम आता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 21A को ले लीजिए, शिक्षा का अधिकार को लागू करने के लिए। अनुच्छेद 45 जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से प्रेरणा से ली गई। आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, उनको फ्री में किताबें दी जाती है, उनसे कोई फीस नहीं लिया जाता, उनको भोजन भी प्रदान किया जाता है। तो ये इसके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। चौथा पॉइंट हमारा कहता है संविधान की मूल भावना को साकार करना। देखिए, ये तत्व संविधान में वर्णित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना को मजबूत करते हैं। यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा। आपको समाजवादी के बारे में पता है, आपको धर्मनिरपेक्ष के बारे में पता है, आपको लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में पता है। तो इन सभी की भावनाओं को मजबूत करने में, मूल भावना को साकार करने में नीति निर्देशक तत्व काम करता है। अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कानून और नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। कानून को बनाने में, नीतियों को बनाने में, नियमों को बनाने में भी यह सहायता प्रदान करता है। सरकार जब भी कोई कानून या नीति बनाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, जब भी कोई नए नियम, कानून, नीति बनते हैं तो उसे इन तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए भूमि सुधार कानून अनुच्छेद 39B और 39C में था। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना अनुच्छेद 41 था। तो ये सारी चीजों को जब नीति बनाई जाती है तो इनको विशेष तरीके से ध्यान में रखा जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। छठा पॉइंट कहता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दिशा निर्देश। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या हुआ? एक भारत देश है
इसके अलावा और भी कई सारे देश हैं, इनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है। अंतरराष्ट्रीय संबंध मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहे हैं तो निर्देशक तत्व सरकार को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति मतलब कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ शांति बना के रखें, हमें दूसरों मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, जो अनुच्छेद 51 हमको बताता है। देखिए बहुत सारे पड़ोसी मुल्क है हमारे, जैसे कि हम बात कर लें नेपाल की, चाइना की, बांग्लादेश की, भूटान की, पाकिस्तान की। इसमें से बहुत सारे देश हैं जिनके साथ हमारा विवाद भी है, लेकिन हमारी कुछ अच्छी चीजें भी तो चल रही है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे देश है। आज के समय में भारत अमेरिका का दोस्त है, भारत रूस का दोस्त है, भारत कनाडा का दोस्त है, भारत ब्रिटेन का दोस्त है। सबके साथ हमारी अच्छे संबंध है, क्योंकि अब भारत खुद भी बहुत विकसित है। भारत कई सारे देशों के साथ अब बिल्कुल बराबरी का हिस्सेदारी रखता है। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 51 से आपको प्रेरणा मिलती है। अब हम 7वें पॉइंट की बात करेंगे, न्यायपालिका द्वारा निर्णयों में उपयोग। हालांकि निर्देशक तत्व न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकते। देखिए ध्यान से समझिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में सीधे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायपालिका इन्हें संविधान की व्याख्या और निर्णय लेने में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग कर सकती है। सीधे लागू नहीं होता, लेकिन न्यायपालिका जो होता है इसे क्या करता है, निर्णय लेने में मार्गदर्शन के रूप में, मतलब इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर इसे अपने उपयोग में लेके काम कर सकता है। आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है 5वां प्रश्न, संघीय व्यवस्था क्या होती है और भारत में संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघीय व्यवस्था भी आ गया, आपका चैप्टर भी है संघीय व्यवस्था का। तो 5वां प्रश्न जो है संघीय व्यवस्था, इसे भी समझना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। संघीय व्यवस्था और भारत में इसके प्रमुख लक्षण पहले देख लेते हैं। देखिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि संघीय व्यवस्था होता क्या, संघीय व्यवस्था है क्या। संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन प्रणाली है, एक ऐसा शासन करने का तरीका है जिसमें सरकार के शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे संघीय व्यवस्था क्या होता है तो आप बताओगे एक ऐसी शासन प्रणाली, एक ऐसा देश में शासन करने की व्यवस्था जिसमें एक पार्ट केंद्र सरकार के पास होता है और एक पार्ट राज्य सरकार के पास होता है। मतलब द्विस्तरीय व्यवस्थाएं होती है। इनमें दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। राज्य सरकार भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, केंद्र सरकार भी स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन संविधान के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं में रहती है। अब संविधान ने जिन सीमाओं को निर्धारित किया है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो या वो राज्य सरकार के लिए हो, इसके अंदर ही केंद्र सरकार भी काम करेगा। संविधान से बाहर केंद्र सरकार भी नहीं जा सकता है, संविधान से बाहर राज्य सरकार भी नहीं जा सकता है। दोनों को संविधान के अंदर रह के ही काम करना पड़ेगा। भारत में संघीय व्यवस्था का आधार संविधान का भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार और शक्तियां निर्धारित की गई। याद रखिएगा, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि केंद्र सरकार के क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, कैसे काम करेगा, राज्य सरकार के क्या काम है, क्या शक्तियां हैं, कैसे काम करेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण। अब भारत संघीय व्यवस्था तो आपने समझ लिया, अब संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या है। तो पहला तो है दोहरी सरकार, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। भारत में 2 स्तर की सरकारें होती है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है यूट्यूब पे, वो कंफ्यूज होते हैं कि दोहरी सरकार क्या है, भारत में किस प्रकार की सरकार है, संघीय ढांचे क्या है, संघीय ढांचे काम किस प्रकार से करते हैं, संघ होता क्या है और कौन कौन से देश हैं जो संघीय ढांचों पर काम करता है। ये सारे मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं, आपको पता है मैं सारे कमेंट का जवाब देता हूं। और ये बात ऐसा नहीं है कि आज मेरे 12,000 15,000 सब्सक्राइबर हैं तब मैं कह रहा हूं, मैं शुरुआत से, आप जितने भी स्टूडेंट्स हो आप देख सकते हो, आप अगर कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई मैं जरूर करता हूं। भले ही मैं थैंक्स ही लिख के भेजूं या कोई इमोजी भेजूं, या कोई अगर कोई बच्चा प्रश्न करता है तो मैं उसके जवाब उसे कमेंट में ही देता हूं। तो मैं जवाब तो सबको देता हूं। तो मैं कई सारे कमेंट में पढ़ा, ये संघ को लेके बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं इसे पहले वाले स्लाइड में लेके चलता हूं। पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि संघीय व्यवस्था के बारे में, कि संघीय व्यवस्था क्या होता है, संघ क्या होता है, संघीय ढांचा क्या होता है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसा है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम आपको आगे की स्लाइड में ये बताएंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। भारत में संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण से आप क्या समझते हैं। तो पहले पॉइंट पे है दोहरी सरकार, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। अब देखिए भारत में 2 स्तर की सरकार है, एक राज्य स्तर, एक केंद्र स्तर।
केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कानून और नीतियां बनाती है। याद रखिए, केंद्र सरकार का राज्य पूरे देश में है। केंद्र सरकार का राज्य पूरे देश में है। वो पूरे देश के लिए अच्छा सोचेगा, वो पूरे देश को लेके चलेगा, वो पूरे देश के लिए कानून बनाएगा। राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अपने राज्यों में शासन करती है, क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए काम करेंगे, और अगर मैं ऑलरेडी मैं भारत का तो वासी हूं ही, लेकिन अगर मैं राज्य में आता हूं तो मैं अगर दिल्ली में रह रहा हूं, बिहार में रह रहा हूं, तो वहां के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रीय लेवल पे काम करेंगे, अपने राज्य लेवल पे काम करेंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी का, जो वर्तमान समय में है, वो पूरे देश के लिए कानून बनाएंगे, पूरे देश की व्यवस्था को देखेंगे, पूरे देश के समाज को सोचेंगे, पूरे देश के लिए नए नए अच्छी व्यवस्थाओं को लाएंगे। तो ये भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड कहता है शक्तियों का विभाजन। नंबर 2, संघीय ढांचे में सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों का विभाजन। किसके पास कितनी शक्ति? राज्य के पास क्या शक्ति है, केंद्र के पास क्या शक्ति है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले क्वेश्चन में ही मैंने ये डिस्कशन कर लिया था समवर्ती सूची के बारे में। तो अभी मैं बात करूंगा संघ सूची। देखिए, इसमें क्या है? रक्षा, विदेश नीति, संचार आदि, जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त बात है, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। संघ सूची में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अंदर पावर होती है, जो रक्षा को लेके काम करेगा। भारत देश के बॉर्डर को लेके, विदेश के साथ कैसे संबंध है, हमारे अंदर की जो सुरक्षा सिस्टम है वो कैसा है, इसके ऊपर सिर्फ कौन काम करेगा? केंद्र सरकार काम करेगा। विदेश नीति के ऊपर कौन काम करेगा? केंद्र सरकार काम करेगा। संचार पे कौन काम करेगा? केंद्र सरकार काम करेगा। दूसरे नंबर पे है राज्य सूची। अब देखिए, पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि, जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के अंदर। जैसे बिहार में कानून को लेके, पुलिस को लेके, कृषि को लेके, इन सब पर कानून, स्वास्थ्य को लेके कौन बना सकता है? राज्य सरकार, लेकिन अपने राज्य के अंदर। अब बिहार में रहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश का कानून नहीं बना सकते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वो झारखंड का कानून नहीं बना सकते हैं, झारखंड में रहते हैं तो वो छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का कानून नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो छत्तीसगढ़ का कानून बना सकते हैं। तीसरा है समवर्ती सूची, जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जिस पे काम करेंगे, जैसे शिक्षा को लेके, जंगल को, वन को लेके, श्रम को लेके, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों मिलकर इस पे अपना कानून का काम कर सकते हैं, वो समवर्ती सूची होगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी आपको समझ में आ गया। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है, ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन से ही डिस्कस किया है, जिसमें केंद्र और राज्य के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। इसे संशोधित करने की प्रक्रिया आंशिक रूप से कठोर है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता बनी रहती है। अब ध्यान समझिए, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत तो है, केंद्र और राज्यों के अधिकार भी इसमें स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इसको संशोधित करने की प्रक्रिया थोड़ी सी कठोर है, लेकिन लचीली भी है। समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं। इससे क्या होता है? राज्यों की स्वायत्तता जो है, फ्रीडम जो है, वो बनी रहती है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं, कुछ भी भारत में संविधान के ऊपर नहीं है। वह केंद्र और राज्य दोनों इसके अनुसार काम करता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, दोनों को संविधान के अंदर कंट्रोल में चलना होगा। यदि कोई राज्य या केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन करती है, आ गया इमरजेंसी के समय मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो, वो अगर संविधान के नीति, नियम, कानून, फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करता है, उल्लंघन करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है हमारे भारत के जो अभी सबसे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज सब है, वो बहुत ही मुझे बहुत बेहतर लगते हैं। हाल फिलहाल में भारत में एक अभी कांड हुआ था मणिपुर साइड में, तो वहां पे मैंने देखा उन्होंने साफ साफ सवाल किया था कि यदि वहां के राज्य के अंदर कंट्रोल में ये नहीं है, अगर वो यहां पे शांति बहाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे लिखित दो, मैं इसे अपने हिसाब से फिर देखता हूं। और सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है कि वो उसे सही कर देंगे, बाय हुक या बाय क्रुक।
क्योंकि उनके पास पावर है। अगर सरकारें फेल हो रही है, सरकार के अंदर क्षमता नहीं है, सरकार खुद संलग्न है करप्शन में, धोखाधड़ी में, लूटपाट में, तो वो कैसे राज्यों को देख पाएगी? ऐसे समय में न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मुझे आप फाइल भेजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि राज्य सरकारें काम नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, किसी के डर में नहीं है, भय में नहीं है, दबाव में नहीं है। अनुच्छेद 124 से 147 तक केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है और संविधान की व्याख्या करता है, और ये सब ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ही करता है। दोहरी नागरिकता का अभाव, ये भी ध्यान से समझिए, संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है। मैंने आपको बताया था अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में सिर्फ भारतीय नागरिकता है। सभी नागरिकों केवल भारतीय नागरिक होते हैं, न कि किसी राज्य के नागरिक। अमेरिका में होता है राज्य का नागरिक अलग है, देश का नागरिक अलग है, तो वही दोहरी नागरिकता हो गया। भारत में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी समाज से हो, आप भारत के हैं, इसका मतलब आपको भारत की नागरिकता प्राप्त है। राज्य के हिसाब से आप नहीं चुने जाते हैं, राज्य के हिसाब से आपकी कोई पहचान नहीं होती, राज्य के हिसाब से आपका डिस्क्राइब नहीं किया जाता, आपको देश के हिसाब से डिस्क्राइब किया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है केंद्र सरकार को अधिक शक्ति। मैंने बात किया है, हमारे यहां जो संघ है, राज्य है और संवर्ती है, इसमें मैंने 3 सूची आपको पढ़ाया। उसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है, वो पावरफुल है। भारत में आपातकालीन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352, 356, 360 केंद्र सरकार राज्यों की शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने समझाया था कि केंद्र सरकार के पास इतना पावर है कि राज्य सरकार यदि करप्शन में निकलती है, नीति नियम का उल्लंघन करती है, संविधान का पालन नहीं करता है, राज्य के अंदर अगर गृह युद्ध छिड़ गया है, तो अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत राज्य की सारी शक्तियां केंद्र अपने अंदर ले लेगी। यह भारत को एकात्मक बनाता है, जिससे अन्य संघीय प्रदेश जैसे कि अमेरिका से अलग होता है। अमेरिका में भी संघीय ढांचा है, भारत में भी संघीय ढांचा है, तो यही वो पॉइंट्स हैं जो अमेरिका के ढांचों से भारत को डिफरेंट करता है, अलग करता है। हम उससे अलग होते हैं। 8वां पॉइंट है वित्तीय शक्ति का असमान वितरण। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर अधिक होता है। सही बात है, केंद्र से पैसा मिलता है, राज्यों को वित्त प्रदान किया जाता है, तब राज्य सरकारें सही तरीके से चल पाती है। कहीं ना कहीं राज्य को उनके ऊपर आश्रित होना होता है। किसके ऊपर? केंद्र के ऊपर। केंद्र सरकार की मुख्य कर वसूली करती है, केंद्र सरकार ही मुख्य पूरे देश से टैक्स वसूल करती है और फिर राज्यों को धन आवंटित करती है। यह अनुच्छेद 268 से 293 तक बताया गया है। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट कहता है राज्यपाल की भूमिका। तो देखिए भाई साहब, राज्यपाल की भी अपनी भूमिका है। अभी तक हमने राज्यपाल के बारे में नहीं पढ़ा। राज्यपाल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, एक महत्वपूर्ण पद है एक राज्य के लिए। हालांकि इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूं इसको थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं कि राज्यपाल जो है वो क्या होता है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, ध्यान से समझिएगा। और ये राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के अंदर होता है। राष्ट्रपति द्वारा चुना गया एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य में देख रेख करता है, और ये राज्यपाल का भी बहुत पावर है। अगर राज्य में कोई भी दिस दैट हुआ कि वो तुरंत कहेगा कि भाई आपातकाल लगाओ, और सारे पावर को अपने अंदर ले लेगा। सारा पावर राज्यपाल के पास आ जाएगा। राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहते हैं, नियुक्त किया जाता है। मैंने आपको बताया ना, ये ऊपर से आता है। ये चुनाव नहीं होता इनका कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता। ये केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हर एक राज्य में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 153 में ये बात बताई गई है। वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है, सीधा राष्ट्रपति से सवाल जवाब। वो किसी की नहीं सुनेगा, उसको सीधा ऑर्डर राष्ट्रपति से लेना है और सीधा जवाब वो राष्ट्रपति को देगा। किसी भी संवैधानिक संकट की स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। अगर किसी भी प्रकार का संवैधानिक दिक्कत आ गया, नीति नियम का उल्लंघन हो गया, सरकारें करप्शन में फंस गई, गलत आचरण में फंस गई, जनता के प्रति धोखाधड़ी में फंस गई, तो वो क्या करेगा? कौन? गवर्नर बर्खास्त कर देगा सरकार को, राज्य की सरकार को बर्खास्त, कुर्सी से उठक के पटक देगा और राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है। यह अनुच्छेद 356 में बताया गया है। तो यह 5वां प्रश्न था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 हमारा कहता है लोकतंत्र के आवश्यक तत्व कौन कौन से, मतलब डेमोक्रेसी में आवश्यक तंत्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, लोकतंत्र जिसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं, एक शासन प्रणाली है जिसमें जनता की संप्रभुता होती है और वो अपने प्रतिनिधियों का चयन चुनाव के माध्यम से करते हैं। हम सभी जानते हैं, चाहे वो विधायक का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, जनता अपने मत से अर्थात अपने वोट से उनका चयन करती है। लोकतंत्र के कुछ आवश्यक तत्व क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आपको बताना है जनता की संप्रभुता, मतलब लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता ही होती है, जनता ही बनाती है किसी भी सरकार को लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, और जनता उसे भंग भी कर सकती है। तो मतलब अंतिम स्रोत जो है वो कौन है, जनता है। सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की ही होती है, जनता ही उसे बनाती है, जनता के लिए बनाई जाती है और जनता के द्वारा ही होता है, जनता के लिए ही होता है। तो सबसे पहले तो ये जनता की संप्रभुता आपको लोकतंत्र की आवश्यक तत्व में नंबर 1 पे लिखना है। नंबर 2 में आपको लिखना है मुक्त और निष्पक्ष चुनाव। जो भी हमारे यहाँ चुनाव होता है जिसके माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है वो मुक्त होता है, निष्पक्ष होता है। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, खुद जनता जो होती है, जो पब्लिक होती है, उसे ही अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए जिससे सभी नागरिकों को भाग लेने का समान अवसर मिले। इसमें कोई मतलब कि मनगढ़ंत चीजें नहीं आनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं आना चाहिए, कोई दबाव नहीं आना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, ताकि जनता स्वतंत्र होकर चुनाव में भाग ले सके, स्वतंत्र होकर अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सके। इसके अलावा अगली स्लाइड में आपको देखना है, इसमें लोकतंत्र के तत्वों में, आवश्यक तत्वों में, कि कानून का शासन, सभी नागरिक और सरकार पर समान रूप से कानून लागू होता है। भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, ऊंची जाति के लोग हो, नीची जाति के लोग हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी लोगों पर जो संविधान का कानून है, सरकार पर समान रूप से इसका नियम होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, टाटा, बिरला, अंबानी, कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। सबके लिए कानून बराबर होता है। चौथे नंबर पे आपको लिखना है नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि लोकतंत्र के आधारभूत अधिकार होते हैं। मतलब ये बेस है। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता जो है, चाहे वो धर्म को लेके हो, विचार को लेके हो, ग्रुप संगठन बनाने को लेके हो, ये सारी चीजें जो है उनको मिलते हैं और यही हमारे संविधान का आधार भी माना जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मतलब जो पावर है, जो शक्ति है, उसका बंटवारा भी जरूरी है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं। इनके बीच में संतुलन और स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। तीनों को अपने अपने कामों में सजगता दिखाना है, ईमानदारी दिखाना है, ताकि इनके बीच का बैलेंस बना रहे। इससे सत्ता का दुरुपयोग जो है वो रोका जा सकता है। छठा पॉइंट कहता है जवाबदेही और पारदर्शिता। मतलब फेयर होना चाहिए, सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सरकार को अपने निर्णय और कार्य के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जितने भी जनता की आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी किसका होगा? सरकार का होगा, क्योंकि सरकार को जनता ने चुन के भेजा है अपनी समस्याओं का हल करने के लिए। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे प्रावधान पारदर्शिता और सुनिश्चित करते हैं। सूचना का अधिकार के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार भी आपसे एग्जाम में 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक पूछा जा सकता है। 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक समय के अंदर, कंट्रोलिंग पावर के अंदर होना चाहिए कि जवाबदेही और पारदर्शिता क्या है। जैसे कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, उसे अपने जनता के प्रति जवाबदेह तो होना है, ईमानदार भी होना है और उनके समस्याओं का समाधान भी करना है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बहुसंस्कृतिवाद और समानता। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव से मुक्त रहने का अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति को लेके,
संस्कृति को लेके, भाषा को लेके, वेशभाषा को लेके, खान पान को लेके भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों को सुरक्षा भी दी जाती है। जिनकी जनसंख्या कम होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने की भी जिम्मेदारी होती है। मीडिया की स्वतंत्रता, जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, अब तो मीडिया में प्रिंट मीडिया अलग है, डिजिटल मीडिया अलग है, इन लोगों की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ताकि सरकार की नीति और कार्यों की समीक्षा हो सके। यही तो वो लोग हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए कार्यों को या किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता आवश्यक है। विपक्ष की भूमिका, एक मजबूत विपक्ष सरकार की जवाबदेही तय करता है और गलत नीतियों पर सवाल उठाता है। जो सरकार में है वो तो ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो सरकार में नहीं है वो विपक्षी पार्टी कहलाता है। तो विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, ताकि वो सरकार के द्वारा उठाए गए गलत कदमों के बारे में आवाज उठा सके। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। एक जो डेमोक्रेटिकल कंट्री होता है, इसमें जो विपक्ष के लोग होते हैं उनको भी आजादी होनी चाहिए, ताकि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके गलत कामों के बारे में वो आवाज उठा सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सक्रिय नागरिक भागीदारी। देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। लोकतंत्र में ज्यादातर आपने यही सुना होगा कि हमें वोट देने का अधिकार है, हमें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। तो यहाँ पे वही कहा गया है, लोकतंत्र में नागरिकों को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो नीतियों पर चर्चा करें, जागरूक रहें और सामाजिक कार्यों में वो भाग लें। ऐसी चीजें भी यहाँ पे होनी चाहिए। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा 7वां प्रश्न है। 6 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अब हमारा 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न कहता है सांसद और विधानमंडल से क्या समझते हैं। वीवीआई नोट कर लो, डबल वीवीआई क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांसद और विधानमंडल से आप क्या समझते हैं। देखिए, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जिसे एमपी हम कहते हैं, और दूसरा हमारे पास विधायक होता है। तो दोनों तो है। राज्य के लिए ना जो एमपी है, आप कह सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो विधायक ही होता है, और जो केंद्र के लिए होता है वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद है वो होता ही है। तो सांसद और विधानमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम सांसद की बात कर लेते हैं। सांसद वह व्यक्ति होता है जिसे जनता संसदीय चुनाव के माध्यम से चुनती है, जो संसद का सदस्य होता है। और भारत में सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो विधायक है या फिर जो सांसद है, उसे कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से ही चुना जाता है, जनता के वोटिंग पावर से ही चुना जाता है, चाहे वो केंद्र के लिए सांसद हो या फिर वो राज्य के लिए विधायक हो। तो इसे मतलब जनता संसदीय चुनावों के माध्यम से ही चुनती है। और इसमें भी जो पावर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनका भारत में संसद का, वो 2 प्रकार के होते हैं। संसद भी भारत में 2 प्रकार का है, जो आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा। पहला तो है लोकसभा संसद, जिसे हम एमपी कहते हैं। ये वो सदस्य होते हैं जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और आपको मैंने पहले की क्लास में ही बताया है कि लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम उचला सदन कहते हैं। मतलब ये राज्यसभा जो है वो ऊंचा सदन है और लोकसभा जो है वो नीचा सदन है। इसमें इन्हें प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा चुना जाता है। अभी भारत के वर्तमान समय में भारत में अगर सांसदों की बात कर ले, वो 543 है। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे भारत देश में कितने हैं, तो बताओगे 543। और इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसदों को भी वोट दे के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दूसरा है राज्यसभा संसद। तो अब देखिए, एमपी ऑफ राज्यसभा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था ये भी एमपी ही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, लेकिन राज्य के लिए है, केंद्र के लिए नहीं। हमारे पास संसद 2 प्रकार के हैं, एक तो केंद्र के लिए, एक राज्य के लिए। तो एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ लोकसभा। अब एमपी ऑफ राज्यसभा में क्या है, ये वो सदस्य होते हैं जो राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, मतलब संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने जाते हैं। इन्हें राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से कुछ राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत होते हैं। 245 में से कुछ सदस्यों को डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपने माध्यम से चुनते हैं, उनके द्वारा मनोनीत होते हैं। आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विधानमंडल।
अब देखिए, विधानमंडल किसी देश या राज्यों में वह संस्था होती है, जो कानून बनाने का काम करती है। हमारे यहाँ जो नीति बनते हैं, नियम बनते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं या संविधान में कोई नए कानून बनते हैं, वो विधानमंडल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के स्तरों पे काम करता है। राष्ट्रीय स्तर, जैसे कि भारतीय संसद, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद भारत का केंद्रीय विधानमंडल है और इसे दो भागों में बांटना है आपको। पहला है लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस, मतलब लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। और जनता द्वारा चुना जाता है और ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। एक तो प्रत्यक्ष है, जो जनता के मत के माध्यम से चुना जाता है। संसद कानून बनाती है और सरकार के कार्यों को निगरानी करती है। जो सरकार के 3 अंग मैंने आपको बताए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें से विधायिका वो अंग है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका वो अंग है जो इनके द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाता है, न्यायपालिका इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए न्यायिक प्रावधान करता है। तो अगले स्लाइड में हम बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्य स्तर पर। तो राज्य विधानमंडल जो स्टेट के लिए है, ये राज्य में कानून बनाने के लिए अलग अलग विधानमंडल भी हो सकता है, जिसमें आपको 2 प्रकार है। राज्य में कानून बनाने के लिए विधानमंडल होता है और इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक सदनीय और द्विसदनीय। अब एक सदनीय क्या है? केवल विधानसभा होती है और द्विसदनीय में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। ये याद रखिएगा कि राज्य स्तर पर जो कानून बनता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए बनता है। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सदनीय, द्विसदनीय। एक सदनीय में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा और द्विसदनीय में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्य विधानमंडल के भी 2 प्रमुख अंग हैं, विधानसभा। अब ये क्या है कि ये राज्य का निचला सदन होता है। जैसे हमने आपको बताया है कि जो केंद्र के ऊपर होता है उसे हम निचला सदन कहते हैं, राज्य के ऊपर जो होता है उसे हम उच्च सदन कहते हैं। ऐसे ही विधानसभा जो होता है वो राज्य का निचला सदन होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि इसमें होते हैं, जिसे हम विधायक कहते हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को विधानसभा में बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर विधायक बहुमत में है, बहुत सारे, अगर एक पार्टी के विधायक बहुमत में हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का मौका प्राप्त होता है। अगले स्लाइड में हम इसी में देखते हैं विधान परिषद क्या होता है। तो देखिए, यह राज्य का ऊपरी सदन होता है, सभी राज्यों में नहीं होता है। कुछ राज्य हैं जिसके बारे में 6-7 राज्य जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इस सदस्य में अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है डायरेक्टली मत देके, वोट देके इन्हें नहीं चुना जाता है। ये राज्य सभा की तरह काम करता है, कानून बनाने का काम करता है, यानी विधेयकों पर पुनर्विचार करता है। जो भी बिल पास हो, वित्त पास हो, कानून बने, उसके ऊपर यही विधान परिषद हमारा काम करता है। अगला प्रश्न नंबर 8 हमारा कहता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताइए। आपको इस प्रश्न में ना बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, राष्ट्रपति देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर देश का प्रधानमंत्री, इन दोनों की शक्तियों के बारे में बताना है, पावर्स के बारे में बताना है, इनके अधिकारों के बारे में बताना है, इनके कामों के बारे में बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों का विस्तृत विवरण है यहाँ पे। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है। भारत में डेमोक्रेसी है, जहां राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। जो प्रेसिडेंट है वो देश का संविधान का प्रमुख होता है, सर्वोपरि होता है। और प्रधानमंत्री जो होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, वो सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। मतलब कि दोनों में प्रमुख अंतर देख लीजिए। एक तरफ एक संविधान का और देश का प्रमुख है और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो सरकार का प्रमुख होता है। दोनों की भूमिका, शक्तियां और अधिकार भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं, कौन प्रमुख किस प्रकार से अपने देशों को चलाता है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, संविधान का प्रमुख कौन होता है। तो इस प्रकार से यहां पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं। अगले स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे मैं सबसे पहले राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में बताता हूं कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है।
इसकी क्षमता क्या है, कर्तव्य क्या है। राष्ट्रपति भारत के राज्य मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उसका प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 52 में इस पद का प्रावधान है। हमारे संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 52 जो है उसके अंदर यह बताया गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी में एक गवर्नर होगा और उन सभी गवर्नरों का प्रमुख भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास ही होता है। जो सरकार में होता है, जिसकी सरकार होती है, जिसका पार्लियामेंट होता है, जिसका मेंबर एमपी होते हैं, जिसके विधायक होते हैं, वो वाकई में शक्तिशाली होता है। तो प्रधानमंत्री को भी आप शक्तिशाली पद के रूप में जान सकते हैं। कार्यकारी शक्तियां क्या होता है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार संपूर्ण कार्यपालिका का प्रमुख होता है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे सरकार के 3 अलग अलग अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो है इसका प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के सभी कार्य उसी के नाम पे किए जाते हैं। केंद्र सरकार के जितने भी काम होते हैं ना, सब इसी के अंदर होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों, राज्यपालों, अटॉर्नी जनरल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, एडवाइस पे ही किन किन लोगों का, ध्यान समझिएगा, अलग अलग मंत्रियों का, अलग अलग राज्यपालों का, राज्यपाल मतलब गवर्नर, अटॉर्नी जनरल का, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज तक का जो फैसला होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह के माध्यम से ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति सशस्त्र सेना, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सबका सर्वोच्च कमांडर होता है। सबका सर्वोपरि, सबसे ऊपर का कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, पार्लियामेंट, जिसके माध्यम से सरकार बनाया जाता है, चाहे वो राज्य की सरकारें हो। मैंने आपको अभी पहले के क्वेश्चन में बताया है कि दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। अगर विधायक की बात कर लेते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने राज्य के लिए होता है। सांसद की बात कर लेते हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र के लिए होता है। तो राष्ट्रपति संसद अर्थात पार्लियामेंट का भी हिस्सा होता है और लोकसभा एवं राज्यसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार रखता है। बहुत पावर है प्रेसिडेंट के पास। हम लोग नॉर्मली समझते नहीं है कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है, लेकिन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो पूरे देश में चक्का जाम कर सकता है। आप समझ लो कि राज्यसभा के अंदर भी जितनी भी सभाएं बुलाई जाती है वो उनके अनुमति के माध्यम से ही बुलाया जाता है। केंद्र सरकार में भी अगर सत्र बुलाना है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट का होना बहुत आवश्यक है। उसको स्थगित करना, भंग करना, खत्म करना, सबका पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के बिना कोई विधेयक, कानून नहीं बन सकता, कोई भी बिल पास नहीं होगा। राष्ट्रपति के बिना कोई भी वित्त लागू नहीं होगा, कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के मंत्रियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित कुछ विधेयकों को रोकने या पुनर्विचार के भेजने का अधिकार होता है। अब देखिए, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये सब पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास भी होता है। सस्पेंसिव क्या, देखिए इसमें बहुत सारे और भी पावर हैं जो यहाँ पे डिटेलिंग के साथ आपको नहीं बताया गया, लेकिन जैसे जैसे आप क्लास के ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना तो आपको राष्ट्रपति के पावर की और ज्यादा जानकारियां हासिल होगी। वह संविधान संशोधन विधेयकों को अपनी स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता है। अब देखिए, संविधान संशोधन जो हो रहा है उस पर राष्ट्रपति का होना बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति का मुहर लगना बहुत जरूरी है। अगर राष्ट्रपति उसे खुश नहीं है तो उन सभी को वो कैंसिल कर सकता है। इसके अलावा अब एक नॉर्मल सा मैं पावर बताता हूं जो ज्यादातर लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के पास वो पावर है जो किसी की सजा को ज्यादा कम माफ भी कर सकता है, यहां तक कि फांसी की सजा को भी माफ करने का पावर सिर्फ और सिर्फ देश के प्रथम नागरिक हमारे प्रेसिडेंट को ही होता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमा, दंड को कम करने, दंड स्थगित करने और दंड परिवर्तन जैसे अधिकार होते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया कि पावर क्या है इसके पास। तो ये आर्टिकल 72 के तहत कौन, देश के हमारे प्रेसिडेंट किसी भी दंड को कम कर सकते हैं। 14 साल की सजा 1 साल कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये सारा पावर हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास होता है। वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है,
अब यही समझ लीजिए, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी ये खुद करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी पावर इनके पास होता है। तो ये न्यायिक शक्तियों के बारे में था। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आपातकालीन इमरजेंसी की शक्तियां। देखिए आपातकाल जो होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के समय में लगा था, तो वो सारी शक्तियां भी कहीं ना कहीं आप देखो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, आर्थिक आपातकाल। अब इन तीनों को समझ लीजिए। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब पूरे देश के अंदर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। अगर सेकेंड नंबर की बात करें राज्य के आपातकाल के बारे में, तो ये प्रॉपर किसी न किसी स्टेट के लिए लगाया जाता है। जैसे मैंने दिल्ली में लगाया, मैंने बिहार में लगा दिया। इसके अलावा है आर्थिक आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल भी कहलाता है, कि लेन देन, वित्तीय चीजों को, किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन, बैंक के ट्रांजैक्शन, पूरे भारत के अंदर का ट्रांजैक्शन, इन सबको स्थगित करने का पावर देश के प्राइम मिनिस्टर के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास होता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियां। अभी तक हमने प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था, अब हम प्रधानमंत्री के शक्तियों और अधिकारों की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। हमारे सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का भी प्रमुख होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट देश और संवैधानिक तंत्रों का प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त होता है और उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक होता है। ये जो एमपी का चुनाव होता है तो आपको पता है ना, 543 सीट है, 543 में से आधे से ज्यादा पावर इनके पास होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। कार्यकारी शक्तियां की बात करें तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेतृत्व करता है, इनके जितने भी मंत्रियां होते हैं उनका नेतृत्व भी करता है। राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देता है, एडवाइस देता है। कहीं ना कहीं आप देखो तो दोनों का जुगलबंदी बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का। वह नीतियों का निर्धारण करता है, सरकारी कार्यों का संचालन करता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, सरकार की नीतियां निर्धारित करता है। सरकार के अंदर नीति, नियम, कानून, संविधान में बदलाव, अनुच्छेद में बदलाव या किसी प्रकार का संशोधन, ये सारी पावर्स कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पास होता है। वह राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह देने का अधिकार रखता है, किस प्रकार के मंत्रियों को कौन सा पद देना चाहिए, इसका सलाह भी वही देते हैं। प्रधानमंत्री सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों और सशस्त्र बलों पर नियंत्रण रखता है। देखिए प्रधानमंत्री का यह भी पावर है कि जितने भी सरकार के गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, कार्य होते हैं, सशस्त्र बल है, इस पर भी नियंत्रण रखने का पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विधायी शक्तियां। प्रधानमंत्री लोकसभा का तो नेता होता ही है और संसद में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत भी करता है। जितने भी नए नियम बनाने हैं उसको संसद में प्रस्तुत करना भी जरूरी है। वह संसद में विधेयकों को प्रस्तुत करने और बहस में भाग लेने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह भी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही दिया जाता है। वह विभिन्न संसदीय समितियों का गठन करता है और उसका मार्गदर्शन भी करता है। ये सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर क्या है इनके पास। तो देखिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के वित्तीय नीतियों और बजट को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जितने ही प्रकार के बजट हैं जो वित्त पारित किए जाते हैं या पेश किए जाते हैं उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका अहम होती है। सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों में उसकी भूमिका निर्णायक होती है, मतलब कि उनके द्वारा दिए गए डिसीजन को सभी मानते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग अब नीति आयोग का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग जो अब नीति आयोग बन गया, यहां पे ध्यान से समझिएगा, पहले क्या था? प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, इसका भी वो प्रमुख माना जाता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है विदेश नीति और रक्षा संबंधी शक्तियां। प्रधानमंत्री भारत के विदेश नीति का निर्धारण भी करता है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रबंधन भी करता है। प्रधानमंत्री क्या करता है? विदेश के साथ किस प्रकार के नीति, नियम, कानून को लाना है, इसका डिसीजन भी उन्हीं के हाथ में है। और दूसरे देशों के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा, यह भी डिसीजन प्रधानमंत्री ही करते हैं। वह विदेशी देशों से संधियां, समझौते करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। किसी भी देश का कोई लड़ाई झगड़ा है
उसके साथ समझौता करना है, संधि करना है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर किसी अन्य प्रकार की चीजें हो, वो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री रक्षा नीतियों का संचालन भी करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का भी प्रमुख होता है। ये सारे पॉइंट्स विदेश नीति और रक्षा संबंधी शक्तियों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। अगला स्लाइड बढ़ते हैं। राजनीतिक शक्तियां क्या क्या, पॉलिटिकल पावर क्या क्या है प्रधानमंत्री के पास। तो प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ दल का प्रमुख होता है। जो सत्ता सरकार में होती है, जिस पार्टी की जीत होती है, जिसका सरकार होता है, उसका तो ये प्रमुख होता ही होता है। उसकी नीतियों को लागू भी करता है, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को पूरे देश में लागू किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और सरकार के बीच में संतुलन का काम करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। प्रधानमंत्री संसद में विपक्ष का सामना करता है और सरकार की नीतियों का बचाव करता है। सरकार जिन जिन प्रकार की नीतियों का निर्माण करता है उसके बचाव करने के लिए विपक्ष के साथ लड़ता भी है। आपने संसद में देखा होगा कि विपक्ष वाले हल्ला करते रहते हैं, पक्ष वाले जवाब देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें राजनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हमारा 9वां क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। जो हमारी न्यायपालिका है उसका पालिका का स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना क्यों जरूरी है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, क्योंकि ये जस्टिफाई करता है, लोगों को न्याय दिलाता है। यह संविधान की रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व होता है। इसलिए तो कहते हैं कि संविधान का यह एक बॉडीगार्ड है, यह सैनिक है। आप मंत्री कह सकते हो कि यह संविधान को बचा के चलने के लिए कार्य करता है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो वह अपने कर्तव्यों का सही तरीकों से निर्वहन नहीं कर पाएगा। पैसे वाले उसे खरीद लेंगे, उसे गुंडे लोग दबा देंगे। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायाधीशों पर सरकार, राजनेताओं, प्रशासन या किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव न हो। कोई भी इसको दबाने की कोशिश नहीं कर सकता है। वो निर्भीक, निडर और निष्पक्ष रूप से न्याय करना उसके लिए पॉसिबल हो पाएगा तभी जब उसको कोई प्रशासन, राजनेता या सरकार अपने दबाव में नहीं लेगा। न्यायालय संविधान और कानून के अनुसार कार्य करेगा, न कि किसी अन्य दबाव में। न्यायालय जो है, न्यायपालिका जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। किसी राजनेता, किसी नेता या किसी गुंडे के बातों पर वो कार्य नहीं करता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। तो संविधान में जो सर्वोच्चता है वो किसका है, संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से तो बड़ा कोई कानून ही नहीं है। तो उसको बनाए रखने के लिए भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून या सरकारी नीति संविधान के विरुद्ध न हो। कोई भी ऐसा नियम न बनाया जाए, कोई भी ऐसा कानून न बनाया जाए जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करे, इंसानों के मौलिक अधिकारों को खराब करे, उसे छीन लिया जाए। इन सभी चीजों का ध्यान रखता है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो सरकार अपने हित में संविधान की गलत व्याख्या कर सकता है। लोग उसे दबाएंगे, उसे झुठलाएंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ बनाए रखने के लिए स्वतंत्र लोकतंत्र में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नीतियां हैं, कानून है, वो नागरिकों को कानून के तहत समान अधिकार प्राप्त होता है। भारत के जितने भी लोग हैं सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं हो तो शक्तिशाली लोग कानून को अपने हित में मोड़ सकते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिले। ध्यान से समझिए, यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो क्या होगा, शक्तिशाली लोग जो होंगे, पावरफुल लोग जो होंगे, पैसे वाले लोग जो होंगे, वो न्याय को अपने हित में ले लेंगे, खरीद लेंगे। एक स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोग उनके लिए समान है, सभी के लिए कानून बराबर है, सभी के लिए निष्पक्ष होकर वो अपने फैसले को सुनाते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सरकार और नागरिकों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। देखिए, न्यायपालिका सरकार के कार्यों पर नजर रखती है। जो हमारे पास न्यायपालिका होती है ना, वो सरकार जो भी काम करती है उस पर अपना नजर बनाए हुए रखता है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न करे। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो सरकार निरंकुश और तानाशाह बन सकती है। सरकार का जो मन होगा वो करेगा, लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेगा, समानता का अधिकार नहीं देगा, वर्चस्व की लड़ाई बढ़ जाएगी और ये सब चलते चलते एक दिन ऐसा आएगा कि राज्यों में, देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसके अलावा अगले स्लाइड में हमारा कहता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी जो न्यायपालिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देते हैं। 6 मौलिक अधिकार आपको पता होगा, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं आपके पास। यदि सरकार या कोई अन्य संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो नागरिक न्यायालय में जाकर न्याय की मांग कर सकता है, डायरेक्ट वो कोर्ट पहुंच सकता है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में सक्षम होती है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है, हमारा संविधान ही बताता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, डेमोक्रेसी को सही तरीके से बनाए रखने के लिए भी न्यायपालिका की जरूरत है। न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इन्हीं में से एक है। यदि यह स्वतंत्र नहीं होगा तो विधायिका और कार्यपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है और लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान में देख लीजिए, न्यायपालिका मजबूत नहीं है तो वहां पे अक्सर डेमोक्रेसी को कुचलकर सैन्य शासन लगाया जाता है। बांग्लादेश को देख लीजिए, ऐसा ही हाल अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी जो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना है वो जरूरी माना जाता है। अब हम 6ठे पॉइंट में बात करेंगे भ्रष्टाचार और अन्याय को रोकने के लिए। यदि न्यायपालिका पर राजनीति दबाव होगा तो वह भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ कड़े फैसले नहीं ले पाएगा। आपको पता है हमारे देश में न्यायालय का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से नेता भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं, कार्यपालिका में भी अब भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। अगर आप बड़े पद पे आ गए तो आप घूस तो मोटा लोगे, और नेताजी सब तो लेते ही लेते हैं, इनके तो हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो इन पे वो सख्त कार्रवाई कैसे करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को निष्पक्ष रूप से सजा दिलाने का कार्य करता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, कई बार तो हालांकि ये भी देखा गया है कि अब न्यायपालिका में भी हो रहा है, धांधली हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। तो ये देश का एक सिस्टम बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे जो देश का आर्थिक व्यवस्था है वो दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है, हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारी करेंसी का वैल्यू कम होता जा रहा है, हमारे देश की गरिमा में कमी आ रही है। ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि वैश्विक लेवल पे सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है, लेकिन मैं कहता हूं कि आतंकवाद से भी बड़ा ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो भ्रष्टाचार के कारण ही आतंकवाद भी फैलता है। तो यहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को निष्पक्ष रूप से सजा दिलाने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए। अल्पसंख्यक मतलब हमारे देश में तो विविधता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्धि, ये सारे धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू यहाँ पे बहुसंख्यक है, मुसलमान भी अल्पसंख्यक ही माना जाता है। हालांकि इस बार के सर्वे अगर हो जाए तो पता चल जाएगा कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं है। इसके अलावा जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको भी सुरक्षा देने का काम न्यायपालिका करता है। समाज में कई बार अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय किया जाता है। जो निचले तबके के लोग होते हैं, जो अनुसूचित जाति होते हैं, जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय के साथ अन्याय न हो और सभी को समान अधिकार मिले। इसके अलावा 8वां पॉइंट हमारा आप देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार न्याय प्रणाली बनाए रखने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका होना बहुत जरूरी है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होने से भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण देश के रूप में बनी रहती है। आज पूरे विश्व में 195 कंट्रीज में लोकतंत्र बहुत सारे देशों में है, लेकिन आज भी भारत की जो डेमोक्रेसी है, जो भारत का चलने का तरीका है, जो भारत के अंदर न्यायिक, संविधानिक और बहुत सारी ऐसी प्रस्तावनाएं हैं जो पूरे विश्व में प्रशंसनीय है। बहुत बड़ाई होती है भारत देश की। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम सही तरीके से जजमेंट नहीं दे पाएंगे और देश की न्यायिक व्यवस्था जो है वो और देशों में हमारी थू-थू हो जाएगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भरोसा इससे फिर कम हो जाएगा। अगर हमारा न्यायिक सिस्टम कमजोर हो जाए, हमारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले खराब आने लगे, करप्शन होने लगे, न्यायालय में न्याय बिकने लगे पैसे के दम पर, तो यहां पे फिर भरोसा संगठनों के ऊपर कम होता चला जाएगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उपाय। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वतंत्र प्रक्रिया। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का अत्यधिक दखल नहीं होना चाहिए। सरकार ये नहीं कि ये जज को बनाओ ताकि वो फैसला मेरे फेवर में दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति
कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है, जिससे उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं कह सकता कि इसे बनाओ। ये क्या होता है? कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसमें निष्पक्ष तरीके से इनको चुना जाता है। अगला स्लाइड हमारा कहता है न्यायाधीशों की सुरक्षा और स्वतंत्र कार्यकाल। न्यायाधीशों को एक निश्चित कार्यकाल और सुरक्षा भी दी जाती है, जिससे वो किसी भी दबाव के बिना निर्णय ले सके। अब मान लो न्यायाधीश को आप ऐसे ही छोड़ दो, पता चले वो किसी को 14 साल का जेल कर दिया, उसका भाई वो गुंडा उंडा हो और उसको पकड़ लिया, रास्ते में पीटना शुरू कर दिया, खून कर दिया, तो इसलिए उनको सुरक्षा भी दिया जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाता है और एक निश्चित कार्यकाल भी दिया जाता है। उनकी वेतन और सुविधाओं में मनमाने बदलाव नहीं किए जा सकते। ऐसा नहीं कि सरकार उनके वेतन को बढ़ा दिया, घटा दिया, बदलाव कर दिया, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है न्यायिक समीक्षा। अब ये क्या है? न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सरकारी निर्णय या कानून की समीक्षा कर सके, उसे असंवैधानिक घोषित कर सके। यह सरकार की निरंकुशता को रोकने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी सरकारी निर्णय, सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या कानून की समीक्षा कर सके, और अगर वो सही नहीं है हमारे जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर देगा। यह सरकार की निरंकुशता, मतलब कि उसके मनमानी बदलाव, मनमाने दबाव को रोकने पर एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अवमानना का अधिकार। अब देखिए यह क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करता है, न्यायालय ने कुछ बताया, कुछ ऑर्डर दिया, तो अगर उसका पालन नहीं करेगा तो न्यायपालिका की अवहेलना होता है। तो न्यायपालिका अवमानना का मामला उसके ऊपर चला सकती है कि न्यायालय के द्वारा बताए गए नक्शों कदम पर यह नहीं चला, तो उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको जेल हो सकता है, उसको जुर्माना हो सकता है। पांचवा पॉइंट कहता है प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्वतंत्र मीडिया की भी जरूरत होती है। मीडिया लेकिन आजकल के समय में तो बिकाऊ हो गई है, नेताजी सब इसे बहुत मनमाने दाम पे खरीद लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि स्वतंत्र मीडिया हो, ताकि न्यायपालिका के कार्यों पर जनता को सही जानकारी मिल सके और न्यायपालिका पर किसी का गलत प्रभाव न पड़े। क्योंकि जो मीडिया है ये सही तरीके से लोगों के बीच इंफॉर्मेशन को देता है और इसी इंफॉर्मेशन के माध्यम से वो लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस काम को किया है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 10वां प्रश्न कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि खुद से करना। मैंने 9 प्रश्न आपको करवाए हैं, 10वां प्रश्न आपको खुद करना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे ये इंस्टाग्राम का भूत के बारे में। देखो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और मैंने शायद पहली बार ही बताया आपको, और देख लेना। इस पे आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का जवाब मुझे बताना है। तो ये 10वां प्रश्न आपको खुद करना है, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ हमने भी पढ़ाया है तो आपके समझ में आया है। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपको आना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जो 10 के 10 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए, और ये पूरा बुक था, पूरे पॉलिटिकल साइंस का एक बुक था, जिसके अंदर के 10 प्रश्न आपके 10 चैप्टर में से लिए गए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके पूरे चैप्टर की डिटेलिंग करता है। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।